हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो जब भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है तो कंपनी के लिए जो मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। उसमें हमारे जो मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन या फिर हम इसको बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है जो कि कंपनी प्रिपेयर करती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। और थर्ड आपकी जो मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि हर एक कंपनी प्रिपेयर करती है। और बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, नाम से ही थोड़ा सा हमें आइडिया हो रहा है कैश। यहाँ पे हम बात करेंगे कैश के फ्लो की, कि भी जो कैश का इनफ्लो है, आउटफ्लो है, वो क्या है। और ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करके एक कंपनी को पता चलता है कि भी उस कंपनी के अंदर कैश का जो इनफ्लो किस तरह से हो रहा, आउटफ्लो किस तरह से हो रहा, और कैश के बेस पे ही फिर जो कंपनी है वो डिसीजन लेगी। तो कैश के बेस पे डिसीजन कैसे लेगी, हमने P&L अकाउंट बनाया, P&L अकाउंट से हमें क्या पता चलता है कि भी एक जो फर्म है, जो कंपनी है, उसका प्रॉफिट कितना है। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अब P&L अकाउंट हमने बनाया, उसमें हमें ये तो पता चल गया कि भी प्रॉफिट इतना है। और हम फिर प्रॉफिट अगर हमारे पास है, मीन्स कंपनी के पास अगर प्रॉफिट है तो कंपनी क्या करेगी, जो डिविडेंड है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब कंपनी ने ये तो देख लिया कि भी जो प्रॉफिट है ना सफिशिएंट, अब की बार कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ, लेकिन अब कंपनी को ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि भाई जो कैश है, क्या हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कैश की फॉर्म में अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर कैश ही नहीं है, प्रॉफिट तो हम मानते भी हो गया, लेकिन कैश की फॉर्म में नहीं है, तो फिर उस केस में जो प्रॉफिट है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसी वजह से हम फाइनली क्या करते हैं, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करते हैं और फिर उसके बेस पे आपके बहुत से जो डिसीजन है वो कंपनी लेती है। अब देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड, जिसको कि हम प्रिपेयर करते हैं। क्यों प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर टू एनालाइज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कैश और कैश के जो इक्वल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो इनफ्लो है और आउटफ्लो है, उसका एनालिसिस करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करते हैं। अब कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, कैश का मतलब तो ठीक है भाई कैश है हमारे, और इक्विवेलेंट का मतलब है कि भाई जो जितना जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बिल्कुल हम उसको भी क्या मान सकते हैं, कैश ही मान सकते हैं। जैसे बैंक में हमारा पैसा रखा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कैश इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि जैसे हम बैंक में जाएंगे हम अपना पैसा निकलवा सकते हैं, अगर बैंक में करंट अकाउंट के अंदर हमारा पैसा है। अब देखिए जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करेंगे हम, कैसे प्रिपेयर करेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड या विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड। ये याद रख लेना, रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हम प्रिपेयर करते हैं। पता नहीं कितनी बार आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप याद करके जाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड, रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा। तो देखिए जैसे कैश में हमारा क्या आ जाएगा, कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। कैश के अंदर भी जो आपके हाथ में पैसा है, और जो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक का मतलब भी बैंक में करंट अकाउंट के अंदर हमारा जो पैसा है वो हमारा क्या आ जाएगा, कैश। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ कैश इक्विवेलेंट है, तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है। भाई जो शॉर्ट टर्म और हाईली लिक्विड है, हाईली लिक्विड का मतलब क्या है कि दैट आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, ठीक है। जिसको हमें पता है कि भाई इस हमारी जो शॉर्ट टर्म जो भी हमारी जो कैश इक्विवेलेंट है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। और कितने अमाउंट में हमें ये भी पता है कि भाई हम इसको इतने अमाउंट में हम इसको क्या कर सकते हैं, कैश में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, कैश इक्विवेलेंट हमारा कहलाएगा। अब हमने कैश की बात तो कर ली है कि भाई कैश स्टेटमेंट है, कैश स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो हमें कैश और कैश इक्विवेलेंट हमें लेना। अब हम बात करेंगे फ्लो की। फ्लो में भी हम किसकी बात करेंगे, इन फ्लो और आउट फ्लो, आना और जाना, जो कैश आ रहा है और जा रहा है। तो फ्लो का मतलब क्या है, कैश फ्लो हमारा कब होगा, कैश फ्लो इम्प्लाइज द मूवमेंट ऑफ द कैश इन एंड आउट। भाई कैश का जो मूवमेंट है इन और आउट, कैश जो आ रहा है और जा रहा है ड्यू टू द सम नॉन कैश आइटम की वजह से, तो वो बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, कैश फ्लो। तो आपको याद रखना भी कैश फ्लो का आना और जाना कब होगा, जब जो हमारे दो आइटम हैं, दो में से हमारा जो यहाँ पे जो होगा वो होगा हमारा
नॉन कैश आइटम की वजह से। अगर हमने दोनों ही कैश आइटम ले लिए, हमने दोनों ही, ठीक है, दोनों ही कैश आइटम ले लिए, वह भी हमारा फ्लो नहीं होगा, और दोनों ही हमने नॉन कैश आइटम ले लिए तो भी हमारा फ्लो नहीं होगा। तो एक आपका कैश आइटम होना चाहिए और एक आपका नॉन कैश आइटम होना चाहिए, तो तब हमारा क्या होगा, फ्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहती हूँ कि भाई, जैसे मैं नॉन कैश आइटम की अगर बात करती हूँ कि भाई मैंने मशीनरी परचेज की और मशीनरी परचेज करके उसके बदले मैंने शेयर दे दिए, तो ये हमारे दोनों ही आइटम क्या हो जाएंगे, नॉन कैश आइटम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कैश का फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बात करती कि भी मैंने 10 लाख रुपए की, ठीक है, 10 लाख रुपए मैंने कैश में दिए हैं और मैंने मशीनरी परचेज की है, तो यहाँ पे जो मशीनरी है ये हमारा नॉन कैश आइटम है, और जो 10 लाख हमने दिए हैं ये हमारा क्या, कैश आइटम है। तो यहाँ पे हमारा जो 10 लाख का है वो आउटफ्लो होगा। तो आपको और अगर दोनों ही कैश आइटम, कैसे कि भाई मैंने बैंक में ही जमा करवाया, कैश मैंने बैंक में जमा करवाया, तो दोनों ही कैश आइटम हो गए, तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे हमारा कैश कम होगा वहीं पे हमारा जो बैंक का अमाउंट है वो हमारा बढ़ जाएगा, तो दोनों एक तरह से कैश आइटम हो जाएंगे। तो कैश फ्लो के लिए जरूरी है कि आपका एक कैश आइटम हो तो एक आपका नॉन कैश आइटम हो, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज व्हाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो जो एक्टिविटीज है उनका हमने क्लासिफिकेशन किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाएंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम किस तरह से बनाएंगे, 3 तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनको हम लेंगे, या कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया है। 3 एक्टिविटीज़ हमारी कौन कौन सी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है। 3 एक्टिविटीज़ हमारी कौन कौन सी है, यहाँ पे इधर कर देती हूँ मैं। ऑपरेटिंग हमारी 3 एक्टिविटीज़ है, कैश हम लेंगे फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, फिर हम कैश फ्रॉम हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और फिर हमारा कैश फ्लो फ्रॉम हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसको भी आप याद कर लेना, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बना है कि भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज आएगी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे आप पूरा लिख सकते हो ऐसे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हम 1 बाय 1 इन तीनों ही एक्टिविटीज पर डिस्कस करेंगे भाई ये क्या है। और कई बार जो पेपर एग्जाम आपका होगा वहाँ पे क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे एक्टिविटीज ही आपको दे दी जाएगी और फिर पूछ लिया जाएगा कि भाई ये जो हमने ट्रांजेक्शन की है ये इन तीनों में से कौन सी एक्टिविटी के अंदर आएगी, ऑपरेटिंग के अंदर आएगी, इन्वेस्टिंग के अंदर आएगी या फिर फाइनेंसिंग के अंदर आएगी। तो अब इसको डिस्कस करते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, या मैं ये कहूँ कि भी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है इसका मतलब क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम किसको कहेंगे, तो देखिए जो भी बिजनेस है, ठीक है, उसका जो भी उसने बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, जिस चीज़ में भी वो काम करता है, तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो हमारी ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहलाएगी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम किसको कहेंगे, या कैश फ्रॉम, अगर मैं बात करती हूँ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो भी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिससे हम कहेंगे कि भाई ये जो हमें कैश मिला ना ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से मिला है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटीज़ दैट कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी और मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़। भाई वे एक्टिविटीज़ जो हमारी मेन एक्टिविटी है और जिनकी वजह से हमें रिवेन्यू होगा, रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, एक एंटरप्राइज के अंदर। तो जैसे भी कैसे हो सकता है, जैसे गुड्स का, जिस भी गुड्स का हम प्रोडक्शन करेंगे या जिसका भी हमारा बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, तो मेरे लिए जो कपड़े से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगी, जैसे मैंने उसको ख़रीदा है, कपड़ा रॉ मटेरियल मैं लेके आई हूँ, तो वो मेरा क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा जब मैं कपड़ा खरीदूंगी, ठीक है। जब मैं फिर उसको सेल आउट करूँगी तो वहाँ पे सेल करने से मुझे रिवेन्यू मिलेगा, तो वो मेरा इनफ्लो होगा। तो वो मेरी एक फर्नीचर का जो व्यापारी होगा उसके लिए फर्नीचर से रिलेटेड, फर्नीचर से जो भी उसकी रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ होगी, जो डे टू एक्टिविटीज़ है, जो डेली बेस पे जो वह बिजनेस कर रहा है उससे जो एक्टिविटीज़ है और उसकी वजह से जो हमारा रिवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, या फिर हम कोई भी खर्चा कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो अगर मैं बात करती हूँ कैश इनफ्लो फ्रॉम, कैश इनफ्लो
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो कैश इनफ्लो है वो कैसे कैसे हो सकता है, तो इसके अंदर आप लिख सकते हो जैसे कि भाई हमें कैश रिसीट हमें मिली फ्रॉम, किससे, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। भी आपने जो भी गुड्स सेल आउट किया, जिसका भी आपका बिजनेस था, तो उससे आपने सेल करने से जो कैश मिला वो क्या होगा, कैश इनफ्लो। और अगर आपका बिजनेस क्या है, रेंडरिंग द सर्विस, अगर आप सर्विस का बिजनेस है तो भाई जो सर्विस आपने दी है उस सर्विस देने से जो आपको कैश मिला तो कैश रिसीट आ जाएगी। कैश रिसीट मीन्स कैश इनफ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसी के साथ ही भी आपने जो जैसे आपको रेगुलर बेस पे आपको रॉयल्टी अगर आपको मिलती है, ठीक है, कैश से हमें मिला, कैश रिसीट हमें रॉयल्टी से, फीस कमीशन है, या इसी तरह से और भी आपके रेगुलर बेस पे आपके और भी अगर एक्टिविटीज़ है, ठीक है, तो उनसे अगर आपको पैसा मिलता है तो वो किसके अंदर आएगा, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। और यहीं पे अगर मैं बात करती हूँ कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो आपका कैसा होगा, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। जैसे यहाँ पे हमने सेल किया, कैश रिसीट हमें मिला सेल से, सेम हम क्या करेंगे, अब हम कैश में पेमेंट हमें करेंगे किसको, सप्लायर को, कैश पेमेंट टू सप्लायर। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा कैश आउटफ्लो। ठीक है, जो भी हमने गुड्स और सर्विसेज है, ठीक है, जो भी हमने गुड्स और सर्विसेज हमने ली है, फिर हम उसके बदले सप्लायर को जो कैश पेमेंट करेंगे तो वो हमारे किस में आएगा, कैश आउटफ्लो में आएगा। और इसी तरह से हम जो भी पेमेंट करते हैं, ठीक है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिहाफ पे, या हमने कोई भी पेमेंट की है अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो हमारे किसके अंदर आएगा, कैश आउटफ्लो के अंदर आएगा। तो ये हो जाएगा आपका। तो देखिए, और इसी के साथ ही अगर क्या है, कैश पेमेंट टू एन इंश्योरेंस एंटरप्राइज फॉर प्रीमियम एंड क्लेम्स, ठीक है, कोई आपने क्या किया, कैश पेमेंट आपने की है आउटफ्लो में, आउटफ्लो में और क्या आ सकता है, कैश पेमेंट आपने की है। कैश पेमेंट कैसे की आपने, टू एन इंश्योरेंस एंटरप्राइज फॉर द प्रीमियम, आपने टू एन इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस एंटरप्राइज है, ठीक है, उसको आपने कैश पेमेंट की है एज अ प्रीमियम के रूप में, आपने प्रीमियम आप दे रहे हो, ठीक है, तो वो भी क्या कहलाएगा, कैश फ्लो कहलाएगा। ऐसे ही कोई अदर पॉलिसी बेनिफिट आपने लिया है, उसके रिगार्डिंग भी अगर आप कुछ पेमेंट यहाँ पे कर रहे हो तो वो किसके अंदर आएगा, कैश आउटफ्लो के अंदर आएगा। इसी के साथ ही बात करते हैं टैक्स की। जो टैक्स है ये भी आपका किसके अंदर आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है भी, अगर आपने कैश पेमेंट की है इनकम टैक्स की, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, आपका आउटफ्लो हो जाएगा। ये कहने का मतलब क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका स्पेसिफिक मेंशन है कि भाई यहाँ पे जो आपने टैक्स दिया है ये इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आपने टैक्स दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड आपने टैक्स दिया, तो तब आपका टैक्स वहाँ पे चला जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तब आपका जो इनकम टैक्स होगा वो कहाँ पे जाएगा, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये सब आ जाएगा हमारा किसमें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, अब एक बात और यहाँ पे सुनना कि भाई अगर हमारी जो कंपनी है, ठीक है, जो एंटरप्राइज है, अगर उसका काम ही क्या है, फाइनेंसिंग का काम है, ठीक है, उनका मेन बिजनेस ही फाइनेंस प्रोवाइड करना, लोन देना है, जो पब्लिक है या किसी को भी लोन देना है, तो वहाँ पे जो भी उनको इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी उनको डिविडेंड मिलेगा, तो वो किसके अंदर आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। अगर आपका बिजनेस ही ये है, और अगर आपका बिजनेस ये नहीं है तो तब फिर हमारा जो भी हमें जैसे डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, ये सब हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। तो मैंने क्या कहा, नोट डाउन कर लीजिए, कैश एडवांसेज एंड लोन मेड बाय द फाइनेंशियल एंटरप्राइज। जो फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, जो वो कैश एडवांस दे रही है, लोन वो दे रही है, तो अगर वे एंटरप्राइज है तो उनके लिए जो ये आपके कैश एडवांस है या लोन है, यूजुअली क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम इनको कहेंगे, सिंस दे रिलेट टू द मेन एक्टिविटी ऑफ दैट एंटरप्राइज। क्योंकि भाई उनकी तो मेन, उनका बिजनेस यही है कि भाई लोन देना, कैश देना, ठीक है, तो इसलिए ये किसके अंदर आएगी, फिर आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारी जो एक्टिविटी है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग। सेकेंड हमारा क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम, सेकेंड क्या है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये था हमारा फर्स्ट। अब हमारा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज है भाई,
जिनको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहेंगे, और फिर वहाँ से जो कैश मिलेगा वो हमारी हो जाएंगी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो देखिए जब भी हमारा ये आ जाएगा तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्वाजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स। जब भी हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट की, ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट की, जैसे कि भी हमने कोई भी मशीनरी है उसको हमने सेल आउट किया या फिर परचेज किया है, इसी के साथ ही जैसे बिल्डिंग है, तो जब भी हमारी एक तरह से लॉन्ग टर्म एसेट्स की अगर हम बात करते हैं वो हमारे किसके अंदर आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स की अगर हम बात करेंगे, उनको हमने सेल किया है तो ये सारे के सारे किस में आ जाएगा हमारा, या हमने इन्वेस्टमेंट किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमने की है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होगी वो किसके अंदर आएगी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद हमारा थर्ड है जो कि लास्ट है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब इसके अंदर हमारे कौन कौन से आइटम आएंगे, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखिए फाइनेंसिंग यहाँ पे क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। यहाँ पे हमारा अगर चेंज होगा किसमें, साइज और कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें लॉन्ग टर्म आप लोन भी डाल सकते हो, लॉन्ग टर्म लोन। अगर इसमें लोन में आपका बेसिकली जैसे आपका डिवेंचर है ये सब आ जाएंगे। अगर इसके साइज में कंपोजिशन में अगर कोई भी चेंज होगा तो वो जो भी एक्टिविटी हुई है वो किसके अंदर आएगी, आपका कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। जैसे इसके अंदर हमारा क्या, जैसे हमने लोन रेज करने के लिए हमने क्या किया, इशू ऑफ शेयर हमने इशू किए हैं, तो ये इशू ऑफ शेयर जो एक्टिविटी है ये हमारी किसके अंदर आएगी, फाइनेंसिंग के अंदर। हमने डिवेंचर इशू किए हैं, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर हमने इशू किए, हमने कोई भी लॉन्ग टर्म हमने लोन लिया है, या फिर बाद में हमने पेमेंट की है, लोन की हमने पेमेंट की है, डिवेंचर की हमने पेमेंट की है, तो वो सब हमारे किसके अंदर आएगा, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। फिर इसी के साथ ही अब हम क्या करेंगे, अब अगर हमने डिवेंचर लिया है या लोन हमने ले रखा है तो इस पर हमें क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा सॉरी। और इसी तरह से अगर हमने शेयर इशू किया है तो उस पर हमें क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। तो डिविडेंड और जो इंटरेस्ट है वो भी किसके अंदर आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। अब क्वेश्चन जो एक्टिविटी होगी, जो आइटम होगा, जो ट्रांजैक्शन होगी, उसके बेस पे आप देख लेना कि भाई कैश फ्लो इनफ्लो हो रहा है या फिर आउटफ्लो हो रहा है। जैसे मैंने शेयर इशू किए हैं तो शेयर इशू करने से क्या होगा, भाई इनफ्लो होगा। इसी के साथ ही अगर मैं कहती हूँ मैंने डिवेंचर है उनकी रिपेमेंट किया है, डिवेंचर का पैसा वापस लौटा है, तो वहाँ पर मेरा क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। तो इस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी हम प्रिपेयर करेंगे तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करेंगे एक्टिविटीज़ का। 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हम लेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, भी कैश फ्लो हम लेंगे किससे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और इस तरह से फिर हमारी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर हो जाएगी। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो देखिए किस तरह से हमारा फॉर्मेट रहेगा। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ तो आपकी आ ही जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बस यही बता देती हूँ। तो जैसे ये अब हमने क्या किया है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट हम यहाँ पे, तो इसके अंदर ये आएगा, पहला जो हमारा हेड आएगा वही आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो हम डाल देंगे। फिर हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो जितनी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है वो हमारी आ जाएगी। और फिर थर्ड हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और फिर यहाँ पे जितनी भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है वो सब आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम अपने प्रिपेयर करेंगे। और लास्ट में हम जो तीनों हमारे यहाँ पे है, ठीक है, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग जो भी यहाँ पे ना आपका इस तरह से आएगा, कैसे आएगा, यहाँ पे जैसे आप का कहीं पे इनफ्लो होगा तो कहीं पे आउटफ्लो होगा, तो यहाँ पे आप टोटल ले लोगे कि भाई जैसे अगर प्लस में आएगा तो यहाँ पे अगर आपका इनफ्लो है, ठीक है, इनफ्लो आपका ज़्यादा है तो वो प्लस में आ जाएगा, और अगर आउटफ्लो ज़्यादा होगा तो फिर वो माइनस में आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग है, यहाँ पे जो इनफ्लो हुआ ना वो तो 7,000 हो गया और आउटफ्लो था सिर्फ 5,000, तो यहाँ पे हमारे प्लस में आया ना 2,000 हमारे बचे, तो यहाँ पे हम 2,000 ये प्लस का हम दिखाएंगे, ठीक है। सरप्लस को हम प्लस से दिखाते हैं, और अगर हमारा यहाँ पे आउटफ्लो ज़्यादा है तो उसको हम माइनस से दिखाएंगे। और फाइनली फिर हम यहाँ पे तीनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, इन तीनों को, और फिर यहाँ पे हमारा
इन तीनों को ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट है वो आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लास्ट में यहाँ पे एक तरह से आ जाएगा आपका नेट, ये जो ऐड करने के बाद आपका नेट या तो डिक्रीज आएगा या फिर इंक्रीज आएगा, किसमें, कैश में, ठीक है। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट डिक्रीज और इंक्रीज इन कैश एंड सॉरी कैश इक्विवेलेंट। तो ये आ जाएगा जब हम इन सबको प्लस कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अब आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको बिगनिंग में गिवन होगा, ठीक है, बिगनिंग में आपको गिवन होगा। तो उसको अब हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और जैसे ही प्लस करेंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिक आपका आंसर मैच हो जाएगा। यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आप अपनी प्रिपेयर कर लोगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक दो और छोटे छोटे पॉइंट है उनको और देख लेते हैं, फिर उसी के साथ ही हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किससे रिलेटेड, प्रोपोज डिविडेंड से, ठीक है। क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, प्रोपोज्ड डिविडेंड। प्रोपोज डिविडेंड का मतलब क्या है कि भाई ये एक ऐसा डिविडेंड है भी जिसपे हमें ये जो डिविडेंड है ये अभी तक दिया नहीं है, सिर्फ इस पर एक बार चर्चा चली हुई है कि भाई जो शेयर होल्डर्स है ना उनको अब की बार इतना डिविडेंड मिलेगा, भी हमने प्रपोज कर दिया लेकिन अभी तक दिया नहीं है। और ये फाइनल हमारा कब होगा, जो शेयर होल्डर्स है उनको बुलाया जाएगा, उनकी मीटिंग कराई जाएगी और फिर मीटिंग में वे फिक्स करेंगे कि हाँ भाई इनको जो शेयर होल्डर्स है उनको पैसा मिलना चाहिए। और जो प्रपोज डिविडेंड है ना, जैसे प्रपोज डिविडेंड की अगर जो भी रेट फिक्स कर दी है, जो भी रेट फिक्स कर दी गई है, ठीक है, उसको जो शेयर होल्डर है ना, जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी वो उस रेट को कम कर सकते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं सकते, ये बात आपको याद रखनी भी। जो भी पहले प्रोपोज डिविडेंड था, डिसाइड किया गया था कि भाई चलिए अब की बार इतना डिविडेंड दे देंगे, ठीक है, ये अभी दिया नहीं है और फाइनल भी एक तरह से नहीं हुआ है, एक तरह से विचार है। और फिर शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, फिर वहाँ से उनके सामने बात रखी जाएगी, तो फिर वे यहाँ पे एक तरह से हामी देंगे कि हाँ भाई इतना डिविडेंड है वो मिलना चाहिए, लेकिन वे जो रेट है उसको कम तो कर सकते हैं। जैसे प्रोपोज डिविडेंड की रेट फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही ले लीजिए 10% फिक्स की है, तो भाई ये अब शेयर होल्डर्स क्या है, या तो 10% ही मिलेगा या फिर ये इसको कम करके 8% करा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि भाई ये वहाँ पे मीटिंग में बोल दे नहीं हमें तो 11% चाहिए या हमें तो 12% चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं प्रोपोज डिविडेंड का, आपको याद रखना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, ठीक है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रखना है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 contingencies and the events occurring after the balance sheet date proposed dividend is shown in the notes to the accounts as a contingent liability। तो भाई इसको एक तरह से हम रिकॉर्ड नहीं करते, प्रोपोज डिविडेंड को, इसको एज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी हम एक तरह से मान के इसको एज अ नोट्स ऑफ अकाउंट्स में हम इसको दिखा देते हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये हमने दिया नहीं और अभी फिक्स भी नहीं किया है, तो इसलिए एक तरह से इसका रिकॉर्ड नहीं होगा, इसको कहीं पे बैलेंस शीट में या और कहीं हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि इसको एज अ नोट्स हम दिखा देंगे कि भाई हाँ जो कंपनी है वो सोच रही है इतना प्रोपोज डिविडेंड देने की। लेकिन अगर आपको प्रीवियस ईयर का ये तो आपका करंट ईयर का है, ठीक है, अगर आपको प्रीवियस ईयर का भी प्रोपोज डिविडेंड गिवन है, ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर का प्रोपोज डिविडेंड गिवन है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, तो वहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का प्रोपोज डिविडेंड होगा विल बी एडेड टू द नेट प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर के प्रोपोज डिविडेंड को हम ऐड करेंगे किसमें, नेट प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के टाइम, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो वहाँ पे यूज होगा, और इसी के साथ ही हम इसको लेस करेंगे कहाँ पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर पिछले साल का है ना, तो फिर हम ये मान के चलते कि भाई ये दे दिया होगा पिछले साल का, क्योंकि पिछले साल का तो फैसला डिसीजन हो चुका होगा। तो इसलिए अब जो अगर प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड आपका गिवन है तो उसको नेट प्रॉफिट में ऐड करके आप दिखाओगे, और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है वहाँ पे माइनस करके दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में डिविडेंड हमने दिया है तो हमारा कैश आउटफ्लो होगा, तो इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम इसको ऐड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमें सारे के सारे ऑपरेटिंग जो हमारी नेचर की जो आइटम है या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो हमें लेनी है, और प्रोपोज डिविडेंड को हम उसमें नहीं लेंगे, क्योंकि प्रोपोज डिविडेंड आपका किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। तो जब हमने प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया होगा तो उस टाइम हमने जो प्रोपोज डिविडेंड है उसको
माइनस किया होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे तो हम इतना नहीं देखते कि भी कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कौन सा नॉन ऑपरेटिंग, वहाँ पे तो हमारा सभी तरह का जो भी हमारा खर्चा हम सारा दिखा देते हैं, तो वहाँ पे हमने इसको माइनस किया होगा, तो इसलिए अब हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इसी के साथ ही नेक्स्ट है हमारा कि जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाएंगे, या फिर बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम निकालते हैं तो हमारे दो मेथड्स है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दो मेथड है। तो किसी भी मेथड का यूज करके हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम निकाल सकते हैं। दो मेथड्स हमारे कौन कौन से हैं, एक है हमारा डायरेक्ट मेथड और एक है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। अगर मैं बात करती हूँ डायरेक्ट मेथड की, तो डायरेक्ट मेथड में तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें तो आपको डायरेक्ट ले लेना कि भी जो भी हमारा कैश जहाँ से भी आया, जैसे कैश हमें आया है सेल करने से, वो हम डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। या फिर अदर कोई भी कैश आया, फिर कोई भी हमने खर्चा किया है, कैश में पेमेंट की है, जैसे हमने परचेज किया है, तो वो यहाँ पे दिखा के हम बिल्कुल डायरेक्ट एक तरह से हम निकाल लेंगे कि भाई हमारा कैश फ्लो कितना है डायरेक्ट मेथड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम जो कैश, एक तरह से डायरेक्टली जो जितनी भी कैश रिसीट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड और जितने भी कैश पेमेंट है उनको चेक करके और डायरेक्ट हम बता देंगे कि भी इतनी कैश रिसीट हुई, इतनी पेमेंट हुई और हमारा कैश फ्लो इतना हुआ है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जो हम इनडायरेक्टली वे में हम क्या करेंगे, जो कैश फ्लो निकालते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, जो नेट प्रॉफिट है ना वो लेंगे हम, जो भी नेट प्रॉफिट है, फिर उसमें जो भी नॉन कैश आइटम है या जो हमारे नॉन करंट आइटम है, ठीक है, उनको प्लस माइनस करेंगे और फिर उसके बेस पे हम क्या निकाल देंगे, जो हमारा प्रॉफिट है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट है, आप अपनी बुक में देख लेना, इनडायरेक्ट मेथड का क्लास 12 में भी आपको मिल जाएगा और इसी के साथ ही आपको आई थिंक बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी आपको मिल जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, तो वहाँ से उसको चेक कर लेना। थोड़ा सा लंबा आपका, एक बार देख लेना, लेकिन आपको इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उसको निकालने के दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो चलिए फिर ये था आज की वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।